हैं और आपकी अकाउंट्स की तैयारी अच्छी चल रही है। आज है सेकंड लेक्चर इन कंपनी अकाउंट्स और आज हम डिस्कस करेंगे जब हम शेयर्स इशू करते हैं और शेयर से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी ही होंगी। उसके बाद हम इसमें और जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसे आगे वाले लेक्चर्स में देखते रहेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो आपकी बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं शेयर्स को लेकर वो हमें समझ में आएंगी। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए, फटाफट से उसे फास्ट फॉरवर्ड करके उसकी स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए और उसके बाद जल्दी से इस वीडियो पर आ जाइए ताकि हम लोग जर्नल एंट्रीज पर आ सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है। अब जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरीके से आपके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसकी कितनी कैपिटल है, ये सब स्पेसिफाई किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। उसी तरीके से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA और एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक कंपोनेंट आता है उसकी, जिसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल या जिसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब जब भी एक कंपनी रजिस्टर कराई जाती है तो जितने भी उसके प्रमोटर्स होते हैं या जो उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जिम का एग्जाम्पल दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक प्रोजेक्टेड कैपिटल बताई थी, राइट। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बन रहा होता है किसी भी कंपनी का तो जो ये प्रमोटर्स होते हैं जो लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं वो पहले से एंटिसिपेट करके रखते हैं कि एक बिजनेस को कितनी कैपिटल चाहिए हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, जिम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं मान के चल रही हूँ कि आगे आने वाले 10 सालों में मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो मैं 10 सालों का एंटिसिपेशन लेकर चल रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आगे आने वाले 10 साल में मुझे कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा आगे आने वाले 10 सालों में मुझे लगभग 50 करोड़ की कैपिटल चाहिए होगी, राइट। मुझे कितनी कैपिटल चाहिए होगी? 50 करोड़ की कैपिटल चाहिए होगी। और मैंने ये कहा कि 50 करोड़ की कैपिटल में कैसे रेस करूंगी? मैं 50 लाख शेयर्स इशू करूंगी ऑफ ₹100 ईच, राइट, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। मैं 50 लाख शेयर्स अपने मार्केट में निकालूंगी। एक शेयर की वैल्यू कितनी रखूंगी? 100 रुपये रखूंगी और इस तरीके से मेरे पास कितने आ जाएंगे? 50 करोड़ रुपीस आ जाएंगे। और ये मैंने स्पेसिफाई किया है किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, राइट। मैंने ये स्पेसिफाई किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, कंपनी रजिस्टर हो रही है उससे पहले। अब जब मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि अप्रूव हो चुका है, वो पास हो चुका है। तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मेरा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में या अभी कितनी कैपिटल रेज कर सकता है? मैक्सिमम 50 करोड़ की इक्विटी कैपिटल रेज कर सकता है। तो ये क्या है? ये है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसे हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि बिजनेस अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितनी कैपिटल रेस कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले ही बता दिया जाता है कि अच्छा आपको इतनी कैपिटल चाहिए होगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ योर बिजनेस। अब मैंने 10 साल का पर्सपेक्टिव लेकर चला था। अब ऐसा हो सकता है कि मेरा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करे और 10 साल से पहले ही मुझे 50 करोड़ की मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए, मुझे आगे और कैपिटल की ज़रूरत हो। तो ऐसे केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने पड़ते हैं कि भाई हमने जो पहले ऑथोराइज कैपिटल थी वो वाली लिमिट हम रीच कर चुके हैं, अब हमें और कैपिटल चाहिए इक्विटी के थ्रू। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रिवाइज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? वो कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक बिजनेस या एक कंपनी रेस कर सकती है मैक्सिमम अमाउंट, उसे हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो इस केस में वो कितना था? 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब यहाँ पे जो मैंने 100 ईच किया है ये क्या है? ये मेरी कंपनी की वैल्यूएशन से आते हैं कि मैंने कहा कि मेरा जो बिजनेस होगा उसकी इतनी वैल्यू होगी तो उसका जो एक शेयर है वो 100 रुपये का होगा। इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू, राइट। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये एकदम से यूज़ नहीं होंगी लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब यूज़ होंगी। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये जो 100 रुपीज़ इसकी वैल्यू है शेयर की, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है किसी भी सिक्योरिटी की। नाउ व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सिक्योरिटी तो इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो डिबेंचर की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूंगी तो वहाँ पे भी मतलब सेम रहेगा। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है किसी भी शेयर की, किसी भी डिबेंचर की, प्रेफरेंस शेयर की या फिर इक्विटी शेयर की, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू, राइट। अब जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका जो शेयर है, इक्विटी शेयर है, वो फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का भी बिक सकता है। जब कोई शेयर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर का बिकता है तो उसे बोलते हैं सोल्ड एट प्रीमियम। उसे क्या बोलते हैं, सोल्ड एट प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि अपनी बेसिक वैल्यू से ज़्यादा का बिक रहा है। जैसे 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन हम उसे कितने का बेच रहे हैं, 110 रुपये का बेच रहे हैं। तो ये कितने रुपए के प्रीमियम पे बिक रहा है, ये 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे बिक रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, और 10 रुपीज़ क्या है इसमें, प्रीमियम का है, राइट। और अगर फेस वैल्यू से कम का बिक रहा होता है कोई सिक्योरिटी तो उसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। उसे बोला जाता है एट डिस्काउंट। जैसे 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर अगर 90 रुपये का बिक रहा है तो उसे बोलेंगे एट डिस्काउंट। उसे हम क्या बोलेंगे, एट डिस्काउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपये का डिस्काउंट है। तो कोई भी जब हम शेयर की बात करते हैं तो उसे 3 तरीके से बेचा जा सकता है। एट पार, जब भी कोई सिक्योरिटी अपनी फेस वैल्यू पे बिकती है तो उसे बोलते हैं इट इज़ बीइंग सोल्ड एट पार। एट पार यानी कि उसकी फेस वैल्यू पे उसे बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन में अगर ये गिवन होगा दैट इट इज बीइंग सोल्ड एट पार, तो मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे वो सेल हो रहा है। अगर गिवन है एट प्रीमियम ऑफ ₹10, तो मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है उससे 10 रुपये ऊपर पे बिक रहा है। परसेंटेज में भी आ सकता है, जैसे इट इज सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का मतलब क्या होगा, अब 100 रुपये के केस में 10% कितना बन जाएगा, 10 रुपीज़ बन जाएगा। तो फेस वैल्यू के 10% को हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो बन जाएगा हमारा प्रीमियम अमाउंट। उसी तरीके से ये भी हो सकता है सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 या सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपको याद रखना है, अगर परसेंटेज में होगा तो आपको वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करनी है, फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करनी है, राइट। तो 3 कंडीशंस हैं, सोल्ड एट पार, सोल्ड एट प्रीमियम, सोल्ड एट डिस्काउंट, राइट। तो हमने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं। सबसे पहली एक ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, दूसरी चीज़ एट पार क्या है, प्रीमियम क्या है और एट डिस्काउंट क्या है। तो 3 कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसपे शेयर्स इशू हो सकते हैं, दे कैन बी सोल्ड एट पार, दे कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम और दे कैन बी सोल्ड एट डिस्काउंट। ताकि कैपिटल, तो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 10,000 है क्वान्टिटी, ये है आपकी क्वान्टिटी, ठीक है। ये है एक उसका पर प्राइस है यानी कि रेट जिसे हम बोल सकते हैं, और ये है टोटल जो आपको पैसा चाहिए है, राइट। इसे हम बोलते हैं टोटल पैसा, राइट। अब इसे हम बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। इसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, राइट। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितना स्पेसिफाइड था कि आप कितने रेज कर सकते हैं, 50 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन इस 50 लाख में से मैंने सिर्फ कितना किया, 10,000 शेयर्स अभी इशू किए हैं। कितने प्राइस पे, 100 पे, जितना उतना मेंशन था। तो मेरे पास कितना पैसा आ जाना चाहिए, 10 लाख रुपए आ जाने चाहिए। मतलब अभी के टाइम पर मुझे बिजनेस की स्टार्टिंग में सिर्फ 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कितना इशू करूँगी, सिर्फ 10 लाख रुपए के हिसाब से कैपिटल इशू करूँगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये वो कैपिटल है जो आपकी अभी इशू की गई है, यानी कि जो अभी मांगी गई है, या जितनी कैपिटल अभी हमें रिक्वायरमेंट है थ्रू इक्विटी शेयर्स, राइट। दिस इज कॉल्ड योर इशूड कैपिटल। अब जो ये इशूड कैपिटल है बेटा, ये दिखाई जाती है आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि ये ओरिजिनल कैपिटल है जो आपको रिसीव होगी। ये वो कैपिटल है जो आपको पूरे टेन्योर में चाहिए है। ये आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, आप वो अपनी कैपिटल दिखाएंगे जो अभी आपके पास है, राइट। जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं था, कैपिटल जो थी वो एक इंडिविजुअल लेकर आ रहा था, राइट। तो हमें डायरेक्टली हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते थे और उससे हमें पता चल जाता था कि ओनर ने कितनी कैपिटल लगा रखी है। जब हम पार्टनर्स की बात करते थे तो पार्टनरशिप फर्म में हम हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाते थे, और जब हम पार्टनर्स का बैलेंस शीट बनाते थे पार्टनरशिप फर्म की, तो उसमें हर एक पार्टनर का जो कैपिटल है वो अलग अलग से दिखाते थे। जैसे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, या जो भी पार्टनर का नाम है उसके आगे उसका कैपिटल का अमाउंट आ जाता था, राइट। लेकिन जो एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसमें हजारों लाखों, अब यहाँ पे देखो 10,000
क्वांटिटी है, यानी कि 10,000 अलग अलग इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, तो 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स का हम अलग अलग कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। और चलो मान लेते हैं अगर हमने बना भी लिया, तो आज वो शेयर ए के पास है, कल वो शेयर बी के पास होगा, तो कल मैं बी के नाम का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी, बी ने सी को दे दिया तो सी के नाम का बनाऊंगी। एक ही दिन में चार अलग अलग लोगों को वो जो शेयर था वो बेच दिया गया, तो 4 अलग अलग लोगों के नाम का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अनलाइक योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड योर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हम लोग जो ओनर्स होते हैं उनके अलग अलग नाम का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उस कैपिटल अकाउंट को नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में, एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो आपकी पैसा रिसीव हुआ होता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, उसे किस हेड के अंडर दिखाया जाता है, उसे दिखाया जाता है अंडर द हेड शेयर कैपिटल, राइट। उसे किस हेड के अंदर दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है। अब मैं कह रही हूँ कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का एक शेयर है और हमें 10 लाख रुपए मिल गए हैं, राइट। इसकी मुझे जर्नल एंट्री बताओ। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल सी बात है। अब पैसा रिसीव होगा, पैसा एक असेट होता है, असेट्स आर डेबिटेड व्हेन दे इंक्रीज। तो या तो कैश रिसीव होगा या बैंक अकाउंट में। अब ऑब्वियस सी बात है, शेयर्स इशू कर रही है तो किस में पैसा आएगा, बैंक में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, कितना आया, 10,000 शेयर्स पे 100 रुपये आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 लाख रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ है, राइट। 2, अब ये क्यों रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुई है मुझे, कैपिटल। और जब हम लोग इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, जब कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया हम किस नाम से दिखाते हैं उसे, शेयर कैपिटल से। सो हमें पता है कि जो हमारी कैपिटल होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया, 10 लाख रुपीज़। तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीज़, राइट। ये है इसकी सबसे सिंपल जर्नल एंट्री। अगर वन शॉट में आपका पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स इशू किए, 100 रुपये का एक शेयर है, 10 लाख रुपए यहाँ पर आ गए और ये किस में चले गए, शेयर कैपिटल में चले गए। बैंक अकाउंट ये कहाँ चला जाएगा, ये बैंक अकाउंट जो आपका लेजर बनेगा या आप बैंक बुक बनाएंगे या कैश बुक बनाएंगे, उसमें 10 लाख रुपये की एंट्री हो जाएगी कि 10 लाख रुपये रिसीव हुए हैं। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, लायबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल शो हो जाएगा और असेट साइड पर क्या शो हो जाएगा, बैंक शो हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा मॉडल, ये आपको याद रखना है। ये है आपकी बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से कंपनी में आते हुए चेंज नहीं होती है। अब जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो क्या आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सिंपल इज दैट, फंडामेंटल सेम रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, ये एंट्री सिंपल से आ जाएगी। अब ये तो हो गई एक बहुत सिंपल एंट्री, लेकिन यूजुअली जब हम लोग शेयर्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि जो पैसा है वो कभी भी वन शॉट नहीं मंगाया जाता है, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया जाता है। सो व्हाट इज दिस, लेट्स सी। अब उसको देख लेते हैं कि उसका केस क्या होता है। लेट्स सी, लेट मी क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या होता है, राइट। ओके ना, अब मैंने कहा था 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़ और इससे मुझे टोटल मिल जाएगा 10 लाख रुपीज़, राइट। ओके, इसे हम बोलेंगे 10 लाख रुपीज़। अब लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पूरे 100 रुपये एक साथ नहीं मांगेंगे, हम क्या करेंगे, बिट्स एंड पार्ट्स में मांगेंगे। क्या रीज़न है इसका बिट्स एंड पार्ट्स में मांगने का, एक तो जैसे जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे इनफ्लो होता रहेगा कैश का, राइट। एक शॉट पे मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए थे, एक महीने के अंदर मुझे 2 लाख चाहिए, फिर 3 लाख चाहिए, फिर 4 लाख चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा या बिजनेस की एक्टिविटी स्टार्ट होती रहेगी वैसे वैसे कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस तरीके से कैश आता रहेगा। पहला रीज़न तो ये है कि एक इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं मंगाना है। दूसरा रीज़न ये है, अब अगर आपकी जेब में 20 रुपये होंगे, राइट, या लेट्स से आपकी जेब में अगर 100 रुपये हैं, तभी आप इस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अब मैं कहूँ कि ठीक है 100 रुपये आपको एक साथ नहीं देने हैं, पहले आपको 20 रुपये देने हैं, कुछ टाइम बाद आपको 30 रुपये देने हैं, उसके कुछ टाइम बाद 30 रुपये देने हैं और उसके कुछ टाइम बाद 20 रुपये देने हैं।
तो अब आप सोचोगे कि 100 रुपये तो नहीं है लेकिन 20 रुपये तो है मेरे पास, तो जो ये मुझे 20 रुपये चाहिए, 30 रुपये तो आ जाएंगे जब तक चाहिए होंगे, तो मैं अभी इस कंपनी का शेयर खरीद लेता हूँ। तो इससे जो सब्सक्रिप्शन का चांस होता है वो बढ़ जाता है। सब्सक्रिप्शन मतलब अब आपको पता है सब्सक्रिप्शन वर्ड ऐसा है जो आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन ले लो, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, तो 20 रुपये दे के आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये शेयर खरीदने में इंटरेस्ट है। तो मतलब अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप पूरे 100 रुपये मांगते हैं तो सिर्फ ऐसे लोग इस शेयर को खरीद सकते हैं जिनके पास 100 रुपये थे। आज जब आपने 20 कर दिया तो ऐसे लोग भी खरीद पाएंगे जिनके पास 20 रुपये होंगे, राइट। तो ऐसे में जो पैसा रिसीव होने का चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल को सब्सक्राइब करेंगे लोग, इसका चांस बढ़ जाता है, राइट। अब अगर नेटफ्लिक्स आपसे कहेगा कि भाई आज ही एक काम करो, 5 साल का पैसा दे दो, ठीक है, 5 साल का पूरा पैसा दे दो, तो बहुत कम लोग होंगे जो उसे खरीदेंगे। लेकिन वहीं अगर वो कहेंगे कि भाई 1 महीने का पैसा दे दो, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम 100 को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांट देते हैं, ठीक है। सो ये आ गया 20, 30, 30 एंड 20, राइट। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी ये कहती है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी अनाउंस करती है, ठीक है। जैसे आज की डेट में किसी कंपनी ने अनाउंस किया कि भाई हम लोग मार्केट में 10,000 शेयर्स लाने वाले हैं, एक शेयर 100 रुपये का होगा। अगर आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसके ओनर कहलाने में इंटरेस्टेड हैं, तो 20 रुपये के साथ अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए। तो ये जो 20 रुपये है इसे हमें क्या बोलते हैं बेटा, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी यानी कि अगर आप 20 रुपये कंपनी को भिजवाओगे, इसका मतलब क्या है कि आप इंटरेस्टेड हो जो ऑफर कंपनी ने आपको दिया है उसमें, कि आप उस कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो इसे इसलिए हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मनी ये दिखाता है कि भाई हाँ लोग क्या है, इंटरेस्टेड हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी का शेयर खरीदने में, वो ये 20 रुपये भिजवा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 20 रुपये आने लगेंगे, राइट। उसके बाद अब जैसे 10,000 शेयर्स थे, अब मैंने सो माई ऑथराइज्ड कैपिटल वॉज ₹50 करोड़, बट आई डोंट नीड दैट अमाउंट राइट नाउ। मुझे वो पूरा अमाउंट आगे आने वाले 10 सालों में चाहिए होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे बिजनेस को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 10,000 शेयर्स इशू करूँगी ऑफ ₹100 ईच, और इस तरीके से मेरे पास 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल आ जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। मतलब ऑथराइज कैपिटल में से सिर्फ एक छोटा कंपोनेंट क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, मतलब उससे ही पैसा मंगवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल एक बड़ा अमाउंट होता है, इशूड कैपिटल उसका एक छोटा कंपोनेंट भी हो सकता है, और कभी कभी पूरी ऑथराइज कैपिटल जितना भी आपकी इशूड कैपिटल हो सकती है। अब जैसे किसी बिजनेस ने कहा कि भाई मुझे तो पूरे 50 करोड़ चाहिए हैं, तो पूरी ऑथराइज कैपिटल क्या बन गई, आपकी इशूड कैपिटल बन गई, राइट ना। अब जब हम बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो वहाँ पे आपको याद होगा आपकी एंट्री क्या होती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या आता था, अगर जो सोल प्रोप्राइटर है वो कैश या बैंक लेकर आया है, मतलब पैसा लेकर आया, तो क्या होता है, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या कोई असेट लेकर आया है तो हम क्या करते थे, असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। दिस वॉज योर एंट्री फॉर रिसीविंग कैपिटल इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब मैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रही थी तो वहाँ पे क्या होता था, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, और हर एक पार्टनर का नाम आ जाता था, टू पार्टनर्स का जो भी, तो एज कैपिटल अकाउंट, ए जितनी कैपिटल लेकर आया वो, बी जितनी कैपिटल लेकर आया है वो, और जितना भी कोई भी पार्टनर लेकर आया होगा। तो ये होती थी हमारी एंट्री। बेटा अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, चाहे हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, चाहे हम बात करें पार्टनरशिप की, या चाहे हम आ जाए कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में। अब कंपनी, यहाँ पे हमें पता था कि सिर्फ एक ही ओनर है, तो कैपिटल जो लेकर आया वो क्या है, वो ओनर यानी कि सोल प्रोप्राइटर ही लेकर आया है। यहाँ पे हमने बता दिया कि हर एक पार्टनर कितना लेकर आया है। अब अगर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 10,000 शेयर्स इशू कर रही हूँ। ये पॉसिबल है कि ये जितने भी 10,000 शेयर्स हैं, ये 10,000 अलग अलग लोग इसे खरीदें। तो क्या मैं हर एक का नाम लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी बैंक अकाउंट डेबिट, और सोचो उसके बाद मैं हर एक इंडिविजुअल का नाम लिखूँ, टू ए बी सी डी, मतलब 10,000 लोगों के नाम यहाँ पर लिखूँ। क्या ये फीजिबल है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि यहाँ पर जो कैपिटल थी, यहाँ पे जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफरेबल नहीं थी, तो ए की जो कैपिटल है वो ए की ही थी, बी की जो कैपिटल है वो बी की ही थी। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि आज जो ए की कैपिटल है वो आगे बी को भेज दे, बी आगे सी को भेज दे, सी आगे डी को भेज दे। तो सोचो एक ही दिन में अगर 4 बार कोई शेयर
खरीदा या बेचा जा रहा है तो 4 बार उसकी ओनरशिप चेंज हो रही है, तो 4 बार हम अलग अलग ओनर के नाम थोड़ा ना लिखेंगे। तो यहाँ पे ये मॉडल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बेटा एक कलेक्टिव अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टू शेयर कैपिटल, राइट। शेयर कैपिटल, कैपिटल तो है ही, और ये कैपिटल कहाँ से आ रही है, शेयर्स के थ्रू आ रही है, तो इसीलिए इस अकाउंट का नाम क्या रखा जाता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल था, पार्टनर्स में इंडिविजुअल पार्टनर के नाम का कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पर क्या बन जाता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर्स पे 100 रुपये रिसीव हुए हैं, तो बैंक अकाउंट में आ गए 10 लाख रुपए, शेयर कैपिटल में कितने चले गए, 10 लाख रुपीज चले गए। बैलेंस शीट में असेट साइड पर जो कंपनी की वो बैलेंस शीट बनेगी, असेट साइड पर बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएगा, और लायबिलिटी साइड पर जब हम कैपिटल दिखाते हैं वहाँ पे कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। तो मतलब जो आपकी बैलेंस शीट होती है उस पर कौन सी कैपिटल दिखाई जाती है, ऑथोराइज कैपिटल नहीं, इशूड कैपिटल। उसमें भी हम आगे प्रोसेस करेंगे कि इशूड कैपिटल में कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखाए जाएंगे और कौन कौन से नहीं दिखाए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मानिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाई जाती है, और बैलेंस शीट में आपकी कौन सी आती है, वो कैपिटल जो अभी इशू की गई है, मतलब वो पैसा जो अभी कंपनी ने मांगा है। 50 करोड़ मांगा नहीं है तो बैलेंस शीट में 50 करोड़ रुपए क्यों आएगा, जब कंपनी के पास उतना पैसा है ही नहीं। कभी कंपनी ने कितना पैसा मांगा है, 10 लाख रुपए आया है, तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, 10 लाख रुपीज ही आएगा, राइट। लेकिन ये एक सिंगल एंट्री है, ये रिप्रेजेंट करती है पूरी आपके शेयर होल्डिंग अकाउंटिंग को, राइट। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि कंपनी ये कहती है कि भाई हम जो ये 100 रुपीज़ है ये वन शॉट नहीं मांगेंगे, हम धीरे धीरे करके मांगेंगे। अब इसका भी एक अच्छा रीज़न है। अच्छा रीज़न ये है कि कंपनी को जो पैसा है वो धीरे धीरे करके चाहिए होगा, कि भाई पहले महीने में लेट से 2 लाख रुपए चाहिए, दूसरे महीने में 3 लाख रुपए चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस की एक्टिविटी बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपनी ने कहा जब एक साथ 10 लाख रुपए चाहिए नहीं है तो एक साथ 10 लाख रुपए मंगवाएं भी क्यों, धीरे धीरे करके मंगवाते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 100 रुपये को वो क्या कर देंगे, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे होंगी, 20 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट, फिर 30 रुपये की इंस्टॉलमेंट, फिर एक 30 रुपये की इंस्टॉलमेंट, और फिर एक 20 रुपये की इंस्टॉलमेंट। कितने की एक इंस्टॉलमेंट हो सकती है उसका क्राइटेरिया आपकी बुक्स में स्पेसिफाइड है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। 2030 वो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी यानी कि, वो ये गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं कि क्या 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 इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं, तो आप उसे अपनी बुक में देख सकते हैं। तो अब 100 को हमने कैसे बाइफरकेट कर दिया, 20, 30, 30 एंड 20, राइट। अब पहली चीज़ तो ये कि जैसे जैसे धीरे धीरे कैश चाहिए होगा वैसे वैसे रिसीव होता जाएगा। दूसरा इसका क्या रैशनैले है, दूसरा इसका लॉजिक ये है कि अगर आज की डेट में किसी कंपनी का शेयर आता है और वो शेयर 100 रुपये का है तो वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास 100 रुपये होंगे। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि शेयर तो 100 रुपये का है लेकिन अभी आपको कितने पैसे देने हैं, 20 रुपये देने हैं, तो वो सारे लोग जिनके पास 20 रुपये होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब वर्ड सब्सक्राइब जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि नेटफ्लिक्स जो है वो कह रहा है कि भाई डायरेक्टली 5 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो लो, तो यहाँ पर क्या होगा, कम लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे क्योंकि अमाउंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वहीं नेटफ्लिक्स क्या कहता है कि भाई हर दिन के हिसाब से दे दो पैसा, कि अगर आज आपको नेटफ्लिक्स चलाना है आज की फीस भर दो, तो यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या 1 मंथ का कर दो तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही अमाउंट जो एक टाइम पे चाहिए वो कम हो जाता है तो ज़्यादा लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कंपनीज क्या चाहती हैं, बिजनेस क्या चाहता है कि पैसा मिले। अब अगर वो डायरेक्टली 100 रुपये मांग लेंगे तो कम लोग उन्हें पैसा देंगे, तो वो क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांट देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 20, 30, 30 एंड 20, राइट। इस तरीके से उन्होंने 100 रुपये कहा है कि हम लोग मांगेंगे ना। इन इंस्टॉलमेंट्स को एक नाम दिया जाता है, और जो नाम है उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अब सबसे पहले बेटा जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स लेकर आती है, जिसे हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो पहले बता देती है कि इस दिन पर विंडो ओपन होगी और इस दिन पे विंडो क्लोज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने यानी कि 120 दिन की विंडो हो सकती है, राइट। तो कंपनी कहती है कि इस तारीख को विंडो खुलेगी, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी का शेयर खरीदने में, इस कंपनी के ओनर बनने में, हमारी कंपनी का पार्ट बनने में, वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और एप्लीकेशन किसके साथ भेजेंगे, इस अमाउंट के साथ भेजेंगे। तो इसे हम कौन सा अमाउंट बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। मतलब
जब विंडो ओपन होती है और जिसको कंपनी के आईपीओ में इंटरेस्ट है वो खरीदना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो इस केस में एप्लीकेशन मनी कितना है, 20 है। तो कंपनी ने कहा आज ये विंडो खुल रही है, 3 महीने 120 दिन तक ये विंडो ओपन रहेगी, तो इस तारीख तक जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आईपीओ खरीदने में वो अपना एप्लीकेशन मनी भिजवा सकते हैं, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। अब जो इस टेन्योर के लिए आपका जो विंडो ओपन है, अब इसमें कितनी भी एप्लीकेशन आ सकती है, ज़रूरी थोड़ा ना 10,000 शेयर्स की आएगी। अब लाइक से मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसी और ने 200 के लिए किया, किसी और ने 300 के लिए किया, किसी ने 500 के लिए किया, और मिला के टोटल 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। अब मुझे थोड़ा ना पता है कि कितने आएगी, वो तो जिस दिन पे एप्लीकेशन विंडो बंद होगी कंपनी बैठ के देखेगी कि भाई कितनी एप्लीकेशन आई है। अगर जितने इशू किए जाते हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आती है, तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, कि 10,000 शेयर्स पे चाहिए था लेकिन उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि अपने लिमिट से ओवर गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर उससे कम आती है, 9,000 आ गया, 8,000 एप्लीकेशन ही आए, तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अंडर सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% से कम नहीं हो सकता है। मतलब जितना भी आपने पैसा मांगा है एटलीस्ट 90% उस पर तो एप्लीकेशन आनी ही चाहिए है। तो इस केस में 90% कितना हो जाएगा, मतलब 10,000 पे मतलब सिर्फ 90% तो एटलीस्ट आना ही चाहिए है। तो 2 वर्ड्स हमने सीखे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो उसे हम बोलते हैं बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये तो था आपकी इशूड कैपिटल, इशू हमने क्या किया 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर पे, तो ये क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 12,000 शेयर्स पे 100 रुपये रिसीव हुए हैं, राइट। तो हमें क्या हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इसे हम बोलते हैं बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट, कि कितनी कैपिटल पर सब्सक्रिप्शन आई है, जिससे इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जब 120 दिन बाद, 120 दिन तो मैंने मैक्सिमम बताया है, 120 दिन बाद जब कंपनी अपनी एप्लीकेशन विंडो क्लोज करेगी और बैठ के देखेगी कि कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आई है, तो उस दिन पर कंपनी जो है वो अगर देखेगी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि 10,000 शेयर्स थे, 12,000 एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि भाई किन 10,000 लोगों को शेयर्स देने हैं और किन 2,000 लोगों के पैसे वापस लौटाने हैं, राइट। तो जिन लोगों को शेयर दे दिए जाएंगे उनके पास एक मैसेज चला जाता है, आजकल के टाइम में तो मैसेज और मेल जाता है कि कंग्रेचुलेशन, आपको शेयर अलॉट हो चुका है। मतलब अब कंपनी और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कंपनी ने आके कहा था कि भाई मेरा शेयर खरीद लो, इंटरेस्टेड हो तो इसमें एप्लीकेशन मनी भेज देना, आपने भेज दी, कंपनी ने एक्सेप्ट कर दी। अब ये क्या बन गया है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि आप कंपनी के क्या बन गए हैं, ओनर बन गए हैं, आपने उन्हें 20 रुपये दे दिए हैं, आगे की इंस्टॉलमेंट्स आप उन्हें पे करेंगे, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट, राइट। तो जब जिनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं उनसे दूसरी किस्त मांगी जाती है, जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अब ये बताती है लोगों को कि भाई आपने अप्लाई किया था, ठीक है, आपको शेयर मिल चुका है, तो अब आपको शेयर मिल चुका है तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जो क्या है, अलॉटमेंट मनी है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। पहले का नाम एप्लीकेशन क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे का नाम क्या है, अलॉटमेंट मनी, राइट। अब जो ये इस केस में मैंने आपको बताया कि 2,000 लोगों के पैसे क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देते हैं। अभी यहाँ पर प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट पे मैं इससे ज़्यादा की बात नहीं करूँगी, आगे चैप्टर में इसे आप प्रो राटा के नाम से पढ़ते हैं, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगी तब मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी के लिए आप ये मानिए कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसका पैसा वापस कर दिया जाता है। इस केस में 2,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा, राइट। तो पहला हो गया एप्लीकेशन मनी, फिर हो गया अलॉटमेंट मनी। उसके बाद वाली जो बेटा जितनी भी आपकी किस्तें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉल मनी, राइट। उन्हें हम क्या बोला जाता है, कॉल मनी, मतलब मंगाया जा रहा है, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे, ये पहली कॉल है तो इसे बोलेंगे फर्स्ट कॉल। ये कौन सी कॉल हो जाएगी, अब इतनी काउंटिंग तो भाई हमें आती है, ये क्या हो जाएगी, सेकेंड कॉल। अब आप देखिए इसके बाद कोई कॉल बची है, नहीं बची है, तो बेटा जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ क्या करते हैं हम, एक और वर्ड ऐड कर देते हैं ये बताने के लिए कि इसके बाद कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर मैं कहती यहाँ पे ये कर दिया 30 + 10 + 10, तो ये क्या हो जाती, सेकेंड कॉल, और ये क्या हो जाती, थर्ड एंड फाइनल कॉल,
राइट तो जो लास्ट वाली कॉल होगी उसके आगे हम कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे, फाइनल वर्ड ऐड कर देंगे। तो ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकंड कॉल, ये है थर्ड एंड फाइनल कॉल। अभी के लिए हम 20 पे ही रहते हैं, 30 एंड 20। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल, ये हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो इस तरीके से जो नोमेनक्लेचर है वो किया गया है। तो आपको ये टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस इज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल, इसे फाइनल कॉल या फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब हर एक जो ये किस्त है या इंस्टॉलमेंट है, इससे रिलेटेड 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक जर्नल एंट्री हमने कर ली थी बैंक टू शेयर कैपिटल, वो तो था जब एक ही बार में पैसा रिसीव हो रहा था। अब यहाँ पे एक बार में पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, किस्तों में रिसीव हो रहा है। तो जब किस्तों में पैसा रिसीव होता है तो हर एक जो आपका स्टेप होता है उससे रिलेटेड 2 एंट्रीज होती हैं। तो 2 इसकी कितनी होगी, 4, 2 इसकी कितनी होगी, 6, 2 इसकी 8। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में कम से कम 8 एंट्रीज तो होंगी ही। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ही होगा, जैसे यहाँ पे 50 रुपये मांग दिए, तो वो क्या हो जाएगा, 6 एंट्रीज हो जाएंगी, राइट। तो ये कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो कि आएंगी ही आएंगी, राइट। तो ये जो 8 एंट्रीज अभी हम करेंगे, ये आपको गांठ बांध लेनी है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, समझ लेनी है। ये एंट्रीज अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, ये 8 एंट्रीज चेंज नहीं होंगी। ऑन एप्लीकेशन, राइट। अब हमें क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा रिसीव होगा, किसी भी शेड्यूल बैंक में। कितना पैसा रिसीव होगा, 20 रुपये रिसीव होंगे। कितने शेयर्स पर, 12,000 शेयर्स पर, राइट। 12,000 शेयर्स पे क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो ये कितना हो जाएगा, 24, राइट, 2,40,000। कितना रिसीव हो गया, 2,40,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया है, राइट। किसके लिए रिसीव हुआ है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ लेट मी टेल यू, मैंने आपसे कहा था कि कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा शेयर्स का, वो है शेयर कैपिटल, राइट। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना पैसा एप्लीकेशन से आया है, कितना अलॉटमेंट से आया है, कितना किस चीज़ से आया है, ये बताना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए बेटा ये अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, ये क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। हम टेम्पररी क्या क्रिएट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वाले अकाउंट्स हैं, ये क्या है, टेम्पररी है, ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, इन्हें यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा आ गया, 2,40,000 वापस आ गया। अब मैंने आपको ये बताया कि हम लोग जो एक्स्ट्रा 2,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उनका पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अब उनका पैसा जब हम वापस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। जब भी हमें कोई पैसा वापस करना होता है तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने पे पैसे, 20 रुपये वापस कर रहे हैं हम, कितने शेयर्स पर, 2,000 शेयर्स पे, राइट। 2,000 शेयर्स पे तो कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 40,000। कितना आ गया, 40,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जिससे पैसा रिसीव हुआ था, जिन्हें शेयर अलॉट नहीं हो रहे हैं उन्हें वापस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। सिंपल एज दिस, राइट। अब हमें पता है शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट जो है वो क्या है, टेम्पररी है। ये पैसा किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स पर कितने रुपए, 20 रुपये। कितना आ गया, 2 लाख रुपीज़, राइट। किस में ट्रांसफ़र करनी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ गया, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। कितना आ गया ये, 2 लाख रुपीज़। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया, कैसे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था कितने से, 2,40,000 से। पहले डेबिट हुआ कितने से, 40,000 से, राइट। उसके बाद डेबिट हुआ कितने से, 2 लाख से। तो क्रेडिट कितने का, 2,40,000 का, डेबिट कितने का, 2,40,000 का। ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। और लास्ट में क्या बचा है, अगर मैं आपसे कहूँ, आप पूरा देखोगे तो क्या क्या बचा है, ये कैंसिल हो गया, राइट, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बैंक अकाउंट की बात करूं तो 2,40,000 रुपये आए थे हमारे पास, 40,000 चले गए, तो नेट कितना बचा, 2 लाख। तो बैंक अकाउंट में कितना चला गया, 2 लाख रुपीज़, राइट। और शेयर कैपिटल में कितना चला गया, 2 लाख रुपीज़। तो एट लास्ट एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ही हमारी एंट्री हुई है। कितने की, 2 लाख रुपए की। क्योंकि हमने पूरा एक साथ 10 लाख रुपए नहीं मंगवाया, कितना मंगवाया, 2 लाख रुपीज़ पहले मंगवाए हैं। 20 रुपीज़ ऑन
10 लाख शेयर्स, सॉरी 10,000 शेयर्स, तो इसलिए कितना आ गया 2 लाख की एंट्री आपकी आ गई है। इसे बोलते हैं बेटा कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। अभी तक हमने क्या देखा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर हमने देखा कि आपकी इशूड कैपिटल कितनी है, राइट। उसके बाद हमने देखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कॉल्ड अप कैपिटल कि अभी पैसा मंगवाया कितना है, ठीक है। आप कह रहे हो 100 रुपये मंगवाएंगे, लेकिन अभी कितना मंगवाया है, 20 रुपये, तो कॉल्ड अप कैपिटल अभी तक कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है कॉल्ड अप कैपिटल। तो अगर आज के दिन में कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखेगा, 2 लाख रुपीज़, क्योंकि कंपनी के पास अभी सिर्फ 2 लाख रुपये ही रिसीव हुए हैं थ्रू इक्विटी शेयर्स। तो ये है इसकी 3 एंट्रीज। ये वाली एंट्री तो तभी होगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी एंट्रीज हैं, दिस एंड दिस, राइट। तो इस पे गांठ बांध लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अब आते हैं अलॉटमेंट पर, राइट। अब बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हमने कितना पैसा मांगना था, 30 रुपीज़ मांगने थे। चलिए देख लेते हैं कि उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। अब जो पहले वाली हमारी एंट्री थी एप्लीकेशन की, उसमें पहले पैसा आया, फिर हमने उसे शेयर कैपिटल में डाला। जो दूसरी से होगा, पहले हम पैसा मांगेंगे, उसके बाद वो पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। तो अब जो आपकी अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए जो एंट्रीज होंगी, उसमें जो 2 एंट्रीज बनेंगी वो कैसे होंगी, पहले पैसा मांगने की, फिर पैसा रिसीव होने की। सो लेट्स सी किस तरीके से होगा। दूसरा हमने क्या कहा, 30 रुपये मांगे हैं हमने, कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे। वो 12,000 वाला तो खत्म हो गया, अब कितना है, 10,000 शेयर्स पे, यानी कि 3 लाख रुपीज़ हमें मिलने चाहिए। तो हम कितना पैसा मांग रहे हैं, 3 लाख रुपये मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं, किसके थ्रू मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट के थ्रू मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आना चाहिए शेयर अलॉटमेंट से, 30 रुपये 10,000 शेयर्स पे, यानी कि 3 लाख रुपीज़ आना चाहिए। ये शेयर अलॉटमेंट का पैसा किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ये कितना आ गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जाना चाहिए है, 3 लाख रुपीज़। अब इसे बोलते हैं बेटा ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री यानी कि मैं ये बता रही हूँ कि अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाने चाहिए, 3 लाख रुपए जाने चाहिए हैं, राइट। अब उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक में कितने पैसे आए, 30 रुपये रिसीव हुए, कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पर, राइट। कहाँ से आए, अलॉटमेंट से आए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लाख एंड 3 लाख। मतलब पहले हमने ड्यू की एंट्री की, हमने कहा कि भाई शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट का 3 लाख रुपए पहुँच जाना चाहिए। दूसरी एंट्री में हमने बताया कि शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए आ गए हैं, कहाँ से आए हैं, बैंक अकाउंट से आए हैं। तो अगर मैं एक्चुअल में एंट्री देखूँ तो देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया है, यहाँ पे डेबिट किया गया था, यहाँ क्रेडिट किया गया, तो इसे हटा दो। तो एंट्री एक्चुअल में क्या हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने की, 3 लाख रुपीज़ की, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि भाई अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो, किसी ने ज़्यादा पैसा दे दिया तो, वो सारी जो बातें हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उसे हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अलॉटमेंट के लिए आपकी ये दोनों एंट्रीज हैं, ये ड्यू की एंट्री और ये रिसीप्ट की एंट्री, कि ड्यू हुआ था और फिर रिसीप्ट हुआ था। अब अगर मैं आपसे कहूँ कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन के थ्रू, 30 लाख रुपए मंगवाए हैं अलॉटमेंट के थ्रू। तो कंपनी की अगर आज की डेट में मैं बुक्स क्लोज करूँगी, बैलेंस शीट बनाऊँगी, तो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी आ जाएगी, 5 लाख रुपए आ जाएगी उसकी कॉल्ड अप कैपिटल। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। इसकी मैं जर्नल एंट्री जो है वो आपको एक साथ बताऊंगी, एक साथ इसलिए क्योंकि वो सेम रहेगी। यहाँ पर भी अलॉटमेंट वाला केस ही रहेगा कि पहले ड्यू की एंट्री होगी और फिर आपकी रिसीप्ट की एंट्री होगी। तो क्या हो जाएगा, मैं ड्यू की एंट्री बता रही हूँ कि भाई शेयर फर्स्ट कॉल के थ्रू, अब यहाँ पे आप स्लैश करके लिख सकते हैं फाइनल कॉल भी, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी कॉल्स होंगी सबकी एंट्री सेम रहेगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी आप लीजिए, उससे कितना रुपए रिसीव होने चाहिए, मैंने 30 लिखा था, 20 लिखा था, जो भी मुझे याद नहीं है, 30 मान के चल लेते हैं। तो 30 रुपीज़ रिसीव होने चाहिए 10,000 शेयर्स पर, यानी कि 3 लाख रुपए जाने चाहिए फर्स्ट कॉल से, किस में, शेयर कैपिटल में। किस में जाने चाहिए, शेयर कैपिटल में, कितने, 3 लाख रुपीज़। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। उसके बाद रिसीप्ट की एंट्री। रिसीप्ट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कि भाई पैसा रिसीव हो गया है, किसमें, किसकी वजह से रिसीव हुआ है, शेयर फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड कॉल होगी तो यहाँ पे सेकंड कॉल आ जाएगा, अगर फाइनल कॉल होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल कॉल आ जाएगा, कितना, 3 लाख रुपीज़।
ये वाली और ये क्लोज हो गई है, तो मेजर एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 3 लाख रुपीज़। तो अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई है, अब कॉल्ड अप कैपिटल हो गई है आपकी टोटल 8 लाख रुपीज़ की, राइट, कि कंपनी ने टोटल 8 लाख रुपए अभी तक मांग लिए हैं, राइट। तो बेटा ये एंट्रीज याद रखनी है। फाइनल कॉल की क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख रुपीज़। अगर जितना अमाउंट मांगा गया था उतना पूरा रिसीव हो रहा है तो बाद में हम देखेंगे कि पूरा अमाउंट रिसीव नहीं होता है या ज़्यादा रिसीव होता है तो हम उसका क्या करते हैं। बेटा याद रखना है शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट आता है, ओरिजिनल अमाउंट ही आता है, राइट। तो मैंने आपको पहली एंट्री बताई कि एक साथ अगर अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो क्या होगा। अब टुकड़ों में रिसीव हो रहा है तो हमने क्या किया, उसको टुकड़ों में कर दिया। एट दी एंड एंट्री यही बचती है, बैंक टू शेयर कैपिटल, लेकिन फिर भी हम उसे दो में बांट देते हैं, एक रिसीप्ट की और एक ड्यू की, राइट। पहली वाली क्या होती है, रिसीप्ट की और उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और दूसरी एंट्री से क्या हो जाता है, पहले ड्यू की एंट्री और फिर रिसीप्ट की एंट्री। अब ये हो गई आपकी बेसिक एंट्रीज जो हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी ही होंगी। इनमें गांठ मार लेनी है, इसका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल याद कर लेना है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है मैं तो भी आपसे सजेस्ट करूँगी कि वीडियोस को स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए ताकि आपको एक रिफ्रेशर मिल जाए, राइट, और आगे आपको पता रहे कि आगे वाली वीडियोज़ में क्या होने वाला है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, राइट। ये बातें आपको याद रखनी है और आगे आने वाले लेक्चर्स भी हमारे इसी तरीके से आसान रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपकी क्वेरीज है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ी सी एंगेजमेंट दिखाइए सो दैट वी बोथ कैन ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।